मेरी माँ मेरे बचपन में ही फौत हो चुकी थी। मेरा अब्बा जवारी था। वो अक्सर जुए में हारता था और घर की चीज़ें उठा कर बेच देता था। इस तरह हमारे घर का सारा सामान अब्बा जुए में हार गए। अब घर में मेरे सिवा और कुछ भी नहीं था। पड़ोसन आंटी मुझे हर वक्त डराती थी कि ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अब्बा अब तुम्हें ही जुए में हार दे और तुम्हें बेच दे, क्योंकि अब उसके पास बेचने के लिए और कुछ नहीं बचा। और वाकई एक रात जब अब्बा कुछ लोगों के साथ घर के अंदर आए तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। जब उन्होंने मुझे घर में एक साथ इतने अजनबी लोगों को अंदर आते देख मैं खौफजदा हो गई थी, क्योंकि अक्सर मेरे अब्बा के साथ लड़ने के लिए लोग घर के अंदर घुस आते थे। तब मैं घर के कोने कदरों में छुप जाती थी, लेकिन इस बार अब्बा ने खुद आवाज़ें देकर मुझे बुलाया था। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, क्योंकि मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अब्बा ने फिर उन सब से कर्जा लिया है, क्योंकि मेरा बाप जुआ खेलता था और अक्सर लोगों से कर्जा लेता था या फिर जुए में हार जाता था तो घर की चीज़ें बेच देता था। इस तरह पूरा घर खाली हो चुका था। रोज़ ही घर का कोई ना कोई सामान बेच देता था। लेकिन मेरी पड़ोसन आंटी, जो बहुत अच्छी और नेक औरत थी और मेरी माँ की सहेली थी, वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। एक माँ जो अपनी बेटी को ज़माने की ऊंच नीच के बारे में समझाती है, काम काज सिखाती है, उसकी तरबियत करती है, वो सारा काम आंटी राहीला ने किया था, क्योंकि मेरी माँ मर चुकी थी। आंटी ने मुझे इस बात की तलकीन की थी कि जब भी घर के अंदर अजनबी लोग आएं तो मैं घर के किसी कोने में छुप जाऊं, क्योंकि जब घर के बाप भाई नशे के आदी हो जाएं और जुआ खेलने लग जाएं तो उनसे कोई बैद नहीं है कि वो अपने घर की बहन बेटियों को भी बेच देते हैं। तुम कोशिश करो कि जब तुम्हारे घर में अजनबी लोग आ जाएं तो तुम पीछे के दरवाजे से मेरे घर आया करो या घर की किसी कोने में छुप जाया करो। आंटी की बात मेरे दिल को लगी थी, क्योंकि वाकई मेरे बाप का भरोसा नहीं था। इसीलिए मैं जब भी घर में बैठी होती थी और जैसे ही घर में अजनबी लोगों को देखती थी, चादर ओढ़ के पिछले दरवाजे से आंटी की तरफ चली जाती थी, क्योंकि अक्सर मेरे अब्बा घर का सामान उठाने के लिए किसी ना किसी आदमी को घर ले आते थे। लेकिन अब तो पूरा घर खाली हो चुका था। घर में मेरे और अब्बा के सिवा कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक के बर्तन भी। मेरा घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। मैं अक्सर राहिला आंटी के पास चली जाया करती थी और उनको अपने दिल की बातें बताती थी। वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी समझती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी उनके अंदर अपनी माँ की झलक नज़र आती थी। मेरे अब्बा को मेरा राहिला आंटी के साथ इस कदर करीब होना पसंद नहीं था, लेकिन अब्बा जब भी बाहर चले जाते तो मैं उनके घर चली जाती थी। मैं जानती थी वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। वो अक्सर मुझसे कहती थी, अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं तुमको अपनी बहू बनाती। लेकिन उनकी भी सिर्फ 2 बेटियां थीं। उनको देखकर अक्सर मुझे एहसास होता था, दुनिया में आज भी अच्छे लोग जिंदा हैं जो बिना किसी गर्ज के दूसरों की खिदमत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। अगर राहिला आंटी मेरी ज़िंदगी में ना होती तो शायद मैं तन्हाई से उकता कर कोई गलत काम उठा लेती, लेकिन उन्होंने मुझे सही गलत की पहचान बताई। मगर आज जब अब्बा ने मुझे आवाज़ दी, मैं बाहर आई तो कुछ लोग ज़बरदस्ती मुझे बिठा कर मेरा निकाह एक अजनबी के साथ करना चाहते थे। मैं डर गई और रोने लगी। मैंने फ़ौरन ही ज़ोर से राहिला आंटी को आवाज़ें दी थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे चुप करवा दिया था। मेरी आंखों से तवातर आंसू बह रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था जो मेरे साथ हो चुका है वो हकीकत पर मबनी है। मेरे सामने बिल्कुल मौलवी साहब बैठे हुए थे। मेरे बराबर में ही मेरे बाबा मौजूद थे और मौलवी साहब के बिल्कुल साथ वो शख्स मौजूद था जिससे मेरा निकाह हो रहा था और देखने में बहुत खूबसूरत शख्सियत का हामिल था। लेकिन उसके हाथ में बंदूक ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो शख्स कोई शरीफ आदमी नहीं है। वो बेसाख्ता मेरे बाप की जानिब बंदूक करते हुए गुस्से से बोला था, बोल अपनी बेटी को मुझसे निकाह करे, वरना अभी के अभी तुझे यहीं मारकर चला जाऊंगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके अंदाज से ऐसा महसूस होता था जैसे कोई जाहिल हो। मेरा दिल रो पड़ा था। मैं कहाँ फंस गई थी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भले मेरा बाप जवारी था, चोरी करता था, शराब पीता था, लेकिन वो मेरा बाप था। मेरे लिए कुल कायनात और एक बेटी के लिए उसका बाप उसका सब कुछ होता है। मैं फौरन ही अपने बाप के आगे आते हुए बोली, साहब
میرے باپ کو نہ مارے، میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ جبکہ وہ انجان شخص میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، چلو اگر تم نے ہی سمجھداری کا مظاہرہ کر لیا ہے تو میں تمہارے باپ کا قتل نہیں کرتا، یہاں آ کر بیٹھ جاؤ۔ اس نے اپنے برابر میں اشارہ کیا تھا اور میں فوراً ہی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ نکاح رک جائے، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ یہ کوئی شخص عام نہیں ہے، یہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ اس کا انداز ہی بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کوئی موالی گنڈا ہے، اور میں ایسے شخص کے ساتھ نکاح جیسے بندھن میں نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں ایسے انسان سے شادی کرنا چاہتی تھی جو مجھ سے پیار کرتا ہو، جو میرے جذبات کو سمجھتا اور میرا خیال رکھتا ہو۔ لیکن جس انسان سے میری شادی ہو رہی تھی اسے صرف اور صرف شاید میرے وجود سے ہی لگاؤ تھا، جب ہی مجھے اپنے برابر میں بیٹھنے کی تلقین کر رہا تھا۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے نکاح کے کلمات دہرائے تھے، میرا دل بے ساختہ دھڑک اٹھا تھا۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ طے پاتے ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے میرے باپ کی جانب متوجہ ہوا۔ آئندہ کے بعد اگر میں نے تمہیں اس جوئے کے اڈے پر دیکھا تو یاد رکھنا، تمہارا قتل میں اپنے ہاتھوں سے کروں گا۔ یہ برے کام چھوڑ دو، نہیں تو مجھے یہ سب کام چھڑوانے بخوبی آتے ہیں۔ یہ بول کر وہ مولوی صاحب کی جانب متوجہ ہوا تھا اور اپنی جیب سے چند ہزار کے نوٹ نکال کر ان کی ہتھیلی پر رکھے تھے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا تھا۔ کیا میری رخصتی اس طرح ہو رہی تھی؟ یہ خیال آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میرا دل بری طرح اداس ہو گیا تھا۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی شادی کا دن بہت ہی معنی رکھتا ہے۔ اس دن کے وہ برسوں انتظار کرتی ہے، اور جس طرح میری شادی کی جا رہی تھی مجھے یہ بات بہت ہی آبدیدہ کر چکی تھی۔ وہ مجھے اپنی گاڑی کے پاس لے کر آیا تھا اور ایک جھٹکے سے اندر بٹھا دیا تھا۔ میں اپنے باپ سے ایک بار ملاقات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے بالکل اس بات کا موقع ہی نہیں دیا تھا، اور وہ تیز گاڑی چلاتے ہوئے ہمارے محلے سے نکل چکا تھا۔ میں اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے کو وہ شخص بہت خوبصورت تھا، لیکن ساتھ ساتھ بہت ہی جاہل اور بدتمیز تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے میں نے اس کا نام سنا تھا۔ اس کا نام صدام تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد ہماری گاڑی ایک پورچ میں رکی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ میں اس کے چہرے کی جانب بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، اندر میرے بچے موجود ہیں، ان کے سامنے بہت تہذیب کے ساتھ پیش آنا، اور ان کو بدتمیز لہجہ برداشت نہیں ہے۔ جبکہ میں نے حیران ہو کر اس شخص کو دیکھا تھا۔ یہ بات کون کر رہا تھا؟ اس کے منہ پر تو یہ بات زیب بھی نہیں دے رہی تھی، لیکن میں نے کچھ بھی بول کر اپنے لیے عذاب کھڑا نہیں کیا تھا۔ وہ میری طرف آیا تھا اور بہت ہی تہذیب کے ساتھ مجھے نیچے اتارا تھا۔ یہ سب میرے لیے کافی حیران کن تھا۔ میں نے جیسے ہی نکاح اٹھا کر دیکھا تو دنگ رہ گئی تھی۔ اس کا گھر نہیں بلکہ کوئی محل تھا جو دیکھنے والوں کو فوراً ہی اپنی طرف مائل کرتا تھا۔ میں اس کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی ایک چھوٹا 5 سال کا بچہ فٹ بال سے کھیل رہا تھا، جبکہ ایک 3 سال کا بچہ کھڑے ہو کر اپنے بھائی کے لیے تالیاں بجا رہا تھا۔ کیا یہ اس کے بچے تھے؟ وہ دونوں بچے دیکھنے میں بہت معصوم اور خوبصورت تھے۔ کوئی بھی شخص انہیں دیکھتا تو بے ساختہ ان پر پیار آ جاتا۔ وہ اپنے بچوں کو آواز دیتے ہوئے بولا، سفیان، آریان، ادھر آؤ۔ اپنے بیٹوں کے لیے اس کے لہجے میں محبت ٹپک رہی تھی۔ دونوں بچے اپنے باپ کی پکار پر خوش ہوتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے اور اس کے سینے سے لپٹ گئے تھے۔ اچانک ہی اس کا 3 سال کا بیٹا میری جانب دیکھتے ہوئے شرماتے لہجے میں بولا، بابا کیا یہ میری نئی مما ہے یا پھر میری نئی فرینڈ؟ اس کا انداز بہت ہی معصومانہ تھا۔ بھولی بھٹکی میرے چہرے پر مسکان آ گئی تھی، جبکہ اس کا باپ اس کے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بدماش، یہ تمہاری نئی مما ہے، نئی فرینڈ نہیں۔ جبکہ وہ منہ بسوڑ چکا تھا اور فرمائشی لہجے میں بولا، بابا میں نے آپ سے اپنی نئی فرینڈ لانے کو بولا تھا، آپ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس کی اس طرح کی باتیں سن کر بہت ہی مزہ آیا تھا، جبکہ وہ 5 سال کا بچہ میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بڑے معصومانہ لہجے میں بولا، میرا نام آریان ہے، میں 5 سال کا ہوں، اور یہ میرا چھوٹا بھائی سفیان ہے، اس کی عمر 3 سال ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میں بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی اور مسکرا کر بولی، میرا نام نیہا ہے۔ وہ فوراً مسکرایا اور خوش دلی سے بولا، ہمارے گھر میں آپ کا استقبال ہے۔ وہ بول کر شرما چکا تھا
और अपने बाप के सीने में छुप गया था, जबकि उसके बाप ने एक जानदार कहका लगाया था। ये फैमिली बहुत ही दिलचस्प मालूम हो रही थी। उसने मेरा तारुफ किसी मुलाजमा या आया की सूरत में नहीं करवाया था, बल्कि अपनी बीवी यानी उन बच्चों की माँ की सूरत में ही करवाया था। ये लम्हा मेरे लिए काफ़ी जज्बाती भी था और थोड़ा संजीदा भी। मैंने उस शख्स की जानिब देखा और नरम लहजे में बोली, आप इनको मुझे दे दें और जाकर कपड़े तब्दील कर लें। तब तक मैं इन दोनों के साथ अपना ठीक तरीके से तारुफ करवा लेती हूँ। मेरी संजीदा आवाज़ सुनकर उस शख्स ने मेरी जानिब एक निगाह से देखा था और खामोशी से उठकर अपने कमरे में चला गया था, जबकि मैं सुफियान और आर्यान के साथ सोफे पर बैठ गई थी। वो दोनों बच्चे मेरे पहलू में ही बैठ चुके थे और मुझे बागौर देख रहे थे। वो छोटा वाला मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, आप बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल मेरे ख्वाबों की परी जैसी। वो बिल्कुल मुख्तलिफ बच्चा था। मुझे बातें करके उसके साथ बहुत ही मज़ा आ रहा था। मैंने उसके गाल पर प्यार किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अरे तो मैं आपकी परी ही हूँ, ख्वाबों की परी, जो हकीकत में आपके पास आ गई है और अब हमेशा के लिए आपके साथ ही रहूंगी। जबकि ये सुनकर वो फौरन मुस्कुरा दिया था और यही हाल उस 5 साल के बच्चे का भी था। वो भी फौरन मेरे गले से लगते हुए बोला, आप वाकई हमारे साथ रहेंगी, बाबा के साथ रहेंगी। उसके लहजे में इश्तियाक था, जबकि मैं हैरान हो रही थी कि ये बच्चे इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं। क्या उनका बाप उनके साथ सख्ती से पेश आता था या फिर कोई और बात थी। मैं काफ़ी देर तक उन दोनों बच्चों के साथ बैठी बातें करती रही थी और चंद ही पल में हम तीनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। आर्यान काफ़ी समझदार और बहुत ही तहजीब वाला बच्चा था और यही सुफियान बहुत छोटा और शरारती सा बच्चा था। हम लोग शाम के वक्त आए थे, इसलिए मैं उन दोनों के कमरे में ही ठहर गई थी। मुझे अभी सदाम के कमरे में जाने से काफ़ी खौफ महसूस हो रहा था। न जाने वो शख्स मेरे साथ किस तरह का बर्ताव करता। ये सोच आते ही मुझे अपना आप कांपता हुआ महसूस हो रहा था। जिस अंदाज में उसने मुझसे निकाह किया था वो सब मेरे लिए काफ़ी हैरान कुन था। अचानक ही वो मेरे बाप के साथ ही मेरे घर आया था और गन पॉइंट पर मुझसे निकाह करके अपने साथ यहाँ ले आया था। वैसे तो मैं अपने बाप के घर में भी खुश नहीं थी। वहाँ तो मुझे एक वक्त की ठीक से रोटी भी नसीब नहीं होती थी। जितने भी पैसे मैं ट्यूशन के ज़रिए कमाती थी, बाबा वो मुझसे ज़बरदस्ती छीन कर ले जाते थे और सारे पैसे शराब जुए में लगाकर हार जाते थे। और इस बार ना जाने क्या हुआ था कि वो सदाम के साथ आए थे और उस शख्स ने मुझसे निकाह किया था और मुझे यहाँ लेकर आया था। अभी तक मैं असल हकीकत से नावाकिफ़ थी। मैं इन बच्चों को सुला कर अभी थोड़ी देर अपनी कमर सीधी करने ही लगी थी कि अचानक ही एक मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई थी और मेरी जानिब देखते हुए परेशान लहजे में बोली, बेगम साहिबा, सदाम साहब आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। वो बिल्कुल गुस्सा है। उनका कहना है कि आप यहाँ क्यों ठहरी हैं। जबकि मेरी जान लबों पर आई थी और मैं उस मुलाजमा की जानिब देखते हुए बोली कि मुझे सदाम का कमरा नहीं पता था। बच्चे मुझे अपने साथ यहाँ ले आए थे, इसीलिए मैं खामोशी से यहाँ आ गई। जबकि वो मुलाजमा मुझे देखते हुए घबराए लहजे में बोली, जल्दी से आप साहब के कमरे में चली जाएं। वो बहुत गुस्से वाले हैं, उन्हें ज़रा भी इंतज़ार करना पसंद नहीं है। जबकि मैं परेशान हो गई थी। ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं धड़कते दिल के साथ उस मुलाजमा के हमरा सदाम के कमरे के पास आई थी। वो मुझे दरवाजे पर छोड़कर बाहर से ही लौट गई थी। मेरे हाथ पांव बुरी तरह कांप रहे थे। अंदर जाने के बाद मेरे साथ क्या होना था मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैं इस तरह दरवाजे से लौटकर उनको मज़ीद गुस्सा नहीं दिला सकती थी। इसीलिए दरवाजे पर हल्की दस्तक देकर मैं कमरे में दाखिल हुई तो वो ग्राउंड से टेक लगाए आंखें मूंद कर बैठे थे। मैं धीरे से सलाम करके दरवाजे के करीब ही खड़ी हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरी मौजूदगी का एहसास उन्हें अब हो जाएगा, लेकिन काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी उनकी तरफ से कोई जवाब मासूल नहीं हुआ था। मैं समझी शायद वो सो चुके हैं, इसीलिए मैंने भी अपने लिए सोने की जगह तलाश की थी। मुझे काफ़ी नींद आ रही थी। वैसे भी रात का 1 बज रहा था। नींद आना फितरी अमल था। अपने घर में 10 बजे सोने की आदी थी, इसलिए आंखें अब भारी होने लगी थी। मैं भी सोफे पर जाकर बैठती उससे पहले ही सदाम की संजीदगी से भरपूर आवाज़ मेरे कान के पर्दों से टकराई, इधर आकर लेटो मेरे साथ, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। उनका लहजा सर्द तरीन था।
میرے جسم میں کب کبھی طاری ہو رہی تھی. میں ابھی ان سب چیزوں کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی. میں صدام کی جانب دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بولی, بے شک آپ نے مجھ سے نکاح زبردستی کیا ہے. میں نہیں جانتی آپ کا اور میرے باپ کا کیا معاہدہ ہوا ہے, لیکن میں آپ سے بیوی ہونے کی حیثیت سے منت کرتی ہوں کہ ابھی مجھے تھوڑا وقت دے دیں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. جبکہ وہ شخص میری جانب دیکھتے ہوئے غصے لہجے میں بولا, لڑکی, آواز نہیں آ رہی تمہیں؟ فوراً سے پہلے میرے قریب آ کر لیٹو. اگر میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تو یاد رکھنا, مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میرے پورے جسم میں خوف سرایت کر گیا تھا. میں فوراً ہی ان کے پاس گئی تھی اور دوسری طرف سے ان کے قریب لیٹ گئی تھی. میرے جسم کا روم روم کانپ رہا تھا. بے شک میں اس شخص کے ساتھ ابھی نئے بندھن میں نہیں بندھنا چاہتی تھی,